Hi, welcome to my channel Unlocking Chemistry. If you find the videos good, please like them, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you. हेलो बच्चों, क्लास 11th कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है कुछ? क्या पढ़ने वाले आज हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? अभी क्या है? ठीक है, तो चलो पहले एक काम करते हैं। फर्स्ट वी डिफाइन इट, एक कोने में हम इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर इसके वेरिएशंस, फैक्टर्स, ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, क्या द एनर्जी चेंज, क्या बोला? द एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added to an isolated gaseous atom. ठीक है, वो एनर्जी चेंज जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। एनर्जी चेंज बोला, चेंज, एनर्जी चेंज कब? जब एक इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी आइसोलेटेड सिंगल गैसेस एटम के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिनोट कैसे करेंगे? डेल्टा EgH। ठीक है, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में ऐड करेंगे तो जो भी एनर्जी चेंज होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब सवाल आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? नेगेटिव मतलब एनर्जी बाहर निकलेगी, पॉजिटिव मतलब एनर्जी अंदर आएगी। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस और पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये तो पता है आपको। एक्सो मतलब हीट बाहर निकलेगी और एंडो मतलब हीट अंदर आएगी। ठीक है, अब आते हैं वापस। देखो क्या होता है, हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा? अब देखो बेटा, क्या मैंने बोला, एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करता है तो उसे दो तरह के इंटरैक्शंस मतलब दो तरह के फोर्सेस उसके ऊपर लगते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स है ना बेटा। जब एक इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको रिपेल करेंगे, ठीक है। और बी पर न्यूक्लियस के पास चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना बेटा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात, ठीक है, अगर ये वाला फोर्स बड़ा होगा, यानी कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इजीली आएगा। और अगर ये रिपल्सिव इंटरैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से अंदर नहीं आएगा, तो उसको अंदर भेजना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी उसके साथ, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, यहां पे वैलेंस शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और वो उसको रिपेल कर रहे हैं ज्यादा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा सर मैं अंदर कैसे जाऊं, मुझे तो रिपल्शन मिल रहा है वहां से। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ले, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। गेटिंग में, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों?
तो क्या होगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, दोबारा, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है, ठीक है, इफ ए फोर्स, ए, ये वाला ए इज ग्रेटर देन बी, देन डेल्टा इजी एच, रिपल्सिव इंटरेक्शन ज्यादा है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कम है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव। एंड इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्स कम है, तो हम बोलेंगे डेल्टा ईजी जो है एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक है, तो अब हमने बोला ये इस एटम की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटम की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा होगी तो एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी कि ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। और एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे भैया इलेक्ट्रॉन की अंदर आने की टेंडेंसी कम, या एटम की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम, तो उस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा। आगे, अब बच्चे कंफ्यूज, सर हम कैसे पता लगाएं? अगला सवाल यही होगा, मुझे मालूम है, हम कैसे पता लगाएं सर टेंडेंसी ज्यादा है या कम है? यहां तक आया ना? यहां तक आया? अभी आते हैं ना, उसके ऊपर भी आते हैं। अब देखो बेटा, क्या हमने बोला, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर बहस कर लेते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। अच्छा, एक चीज और, अगर एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, एनर्जी बाहर निकलेगी, तो एटम की एनर्जी कम हो जाएगी और एटम स्टेबल हो जाएगा। पर अगर एनर्जी दोगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, ये तो फंडा सबको पता है ना। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। अब कब एनर्जी ज्यादा, कब एनर्जी कम, चलो देखते हैं। अब जैसे हमने बोला कि मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल फर्स्ट, मेरे पास है फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करके देखें तो ये आता है 1s2 2s2 2p5। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। क्या ऑक्टेट पूरा है? हमें पता है स्टेबिलिटी तब होती है जब ऑक्टेट पूरा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी क्या टेंडेंसी होगी कि यार अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूं तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और मैं स्टेबल बन जाऊंगा। ठीक है ना? तो अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक, तो F नेगेटिव बन जाएगा, और F नेगेटिव बनते ही 1s2 2s2 2p6, इसका वैलेंस शेल ऑक्टेट कंप्लीटेड। इसके वैलेंस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो क्या होगा इस केस में? डेल्टा EGH क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है? गुड। पर अगर एग्जाम्पल सेकेंड अगर मैं लूं, एग्जाम्पल 2, अगर मेरे पास नियोन है, ठीक है, और ध्यान देना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो ये तो बोलेगा भैया मेरा तो ऑक्टेट पूरा है, मुझे क्यों अनस्टेबल बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करा। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे Ni नेगेटिव बनाना है तो डेल्टा Eg क्या? पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना?
ये था पहला एग्जांपल। मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखो मेरा क्या, एक और केस मेरे पास है जब पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो उसके लिए पहले मैं नोट लिख दूं। नोट क्या है? ठीक है, सेकेंड सक्सेसिव यानी कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो उसकी पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो सकती है। मैंने बोला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेगेटिव ही होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे अभी आपने नोबल गैस देखा। ठीक है, तो अब मैंने बोला सपोज एक एटम है एक्स, इसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये एक्स नेगेटिव बना। यहां पे डेल्टा EgH 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे और X2 नेगेटिव बनाओगे, ये गैस स्टेट में है, डेल्टा EgH2 सेकेंड गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नोट क्या है? सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। सेकेंड, थर्ड, बस सेकेंड थर्ड क्या रखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर पॉजिटिव, यह हमेशा पॉजिटिव होगी। अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता? एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला O है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गैस स्टेट में है, O नेगेटिव बनाया, ठीक। इसकी डेल्टा EgH1 ये होती है -141 किलो जूल। ठीक है बच्चों, अब O नेगेटिव गैस बन गया। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? रिपेल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? मैं नहीं जा रहा अंदर, वो तो मुझे रिपेल कर रहा है, मैं नहीं जा रहा अंदर, मैं नहीं जाऊंगा वो नेगेटिव के अंदर, क्योंकि वो रिपेल कर रहा है मुझे, क्योंकि उसके पास भी नेगेटिव और उसके पास भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव आपको पता है कि रिपेल ईच अदर। तो अब क्या बनेगा? O2 नेगेटिव बनेगा। तो इस बार क्या देनी पड़ेगी? इस बार हमें 760 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी इज रिलीज्ड। और इसका मतलब क्या हुआ? प्लस है ये, एनर्जी इज एब्सॉर्ब। तो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव, और दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या सीखा? अब ये बताओ, पहले यहां तक समझ में आया? जल्दी बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया? तो क्या सीखा? अरे भैया ये सीखा कि वो एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है, यानी कि जिनका ऑक्टेट पूरा है, अभी तक तो यही सीखा ना, तो उनकी कोई टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो अगर उनमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। ठीक है, फिर हमने बोला सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो उसकी सेकेंड भी होगी, थर्ड भी होगी, फोर्थ भी होगी। वो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। रीजन क्या है? कि जब एक इलेक्ट्रॉन एटम गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कराता है। इसीलिए अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो जो ये रिपल्शन है दोनों के बीच में, इनको ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी और वो पॉजिटिव वैल्यू और बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं, कल बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, वेरी गुड। अब हम आते हैं कंसेप्ट्स के ऊपर। कंसेप्ट्स क्या है? मतलब हमने बोला, हम पहले पढ़ लेते हैं फैक्टर्स। क्या बोला? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, पहले फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी। चलो जी बोलो, आप ही बोलो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करेंगे। देखो जी, पहला है एटॉमिक साइज, पहला है एटॉमिक साइज, और मैं पहले लिख देता हूं एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात, छोटा साइज है एटम का तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, स्मॉल साइज, अगर हम बोलेंगे स्मॉल साइज है तो क्या होगा, लेस डिस्टेंस होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, therefore force of attraction is more, and therefore electron gain enthalpy is more, यानी कि more energy released। अब नेगेटिव वैल्यू पे कंसंट्रेट करो आप, ठीक है, पॉजिटिव पे मत करो। इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, ये एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, प्लस डेल्टा EgH1, ये बहुत सारी एनर्जी वहां निकलेगी। यहां पे हम बोलेंगे मोर नेगेटिव। ठीक है, और अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इज मोर, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो साइज, लार्ज साइज, लार्ज क्या है, साइज है, तो इससे क्या होगा, मोर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस होगा। इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एंड therefore less energy is released, तो मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया प्यारे बच्चों? ये समझ में आया बेटा कि एटॉमिक साइज ज्यादा, अब देखो एक पकड़ो फटाफट, एटॉमिक साइज ज्यादा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा, दोबारा एटॉमिक साइज ज्यादा तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रॉन धीरे से अंदर आएगा, लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएगा, तो कम एनर्जी को बाहर निकालेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आया। सेकंड फैक्टर क्या है बच्चों? सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको लर्न कर लो फटाफट, टाइम नहीं है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्यों? भाई कॉमन सेंस की बात है, मेरे पास एक एटम है, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज है 5 यूनिट, और मेरे पास दूसरा एटम है, इसके न्यूक्लियस के साइज की बात नहीं कर रहा हूं, साइज को सेम ऑलमोस्ट सेम रखो, 10 यूनिट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये, तो हम क्या बोलेंगे, मोर न्यूक्लियर चार्ज। अगर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो देयरफॉर मोर अट्रैक्शन एंड देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक, 10 यूनिट, इसके पास कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज था? 5 यूनिट, तो ये क्या है, लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस न्यूक्लियर चार्ज। उसके पास कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज था? सपोज 10 यूनिट, तो मोर न्यूक्लियर चार्ज, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सपोज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन तेजी से अंदर आएगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स बनाएगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। तो मेरे ख्याल से आई हैव क्लियर्ड 2 फैक्टर्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यहां तक समझ में आई? सबको समझ में आया? गुड। तीसरा फैक्टर मेरे पास जो है
इसको हटाया बच्चों, ठीक है। तीसरा फैक्टर जो मेरे पास है, थर्ड फैक्टर जो मेरे पास है, वो है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स का होता है। किसका होता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो अब बताओ शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो क्या होगा? चलिए अब देखो बेटा क्या शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट जो है ना बेटा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। अब आप बोलोगे सर कम क्यों होगी? ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज कम। भैया अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, मोर शील्डिंग इफेक्ट, समझ में आया? मोर शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है फेसेस लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? अगर शील्डिंग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियर बाहर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो न्यूक्लियस के चार्ज को आगे जाने से रोकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, thereby decreasing the value of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी, सब समझ में आ गया? यहां पे समझ में आया? तीन फैक्टर हो गए क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट फैक्टर। चलिए लास्ट फैक्टर पे आते हैं, टॉपिक को खत्म कराते हैं। तो फोर्थ फैक्टर जो मेरे पास है बेटा, फोर्थ फैक्टर जो मेरे पास है वो फैक्टर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अगर स्टेबल कन्फिगरेशन होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम एनर्जी बाहर निकलेगी। स्टेबल कन्फिगरेशन मींस, स्टेबल कन्फिगरेशन अगर मेरे पास होगा स्टेबल कन्फिगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मींस क्या? लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन है, इसका 1s2 है, 2s2 है और 2p3 है, तो क्या है? स्टेबल है या नहीं है? एग्जैक्टली हाफ फिर स्टेबल होता नहीं। ठीक है, मेरे पास नियॉन है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 है, ये और स्टेबल है। तो हमने क्या बोला था? जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। पर अब ये क्या है? स्टेबल कन्फिगरेशन। ये भी क्या है? स्टेबल कन्फिगरेशन। अब स्टेबल कन्फिगरेशन होगा तो लेस टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी, और ये आप आगे आने वाले ट्रेंड्स में भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आज आपको ये समझ में आया होगा। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं जितने भी वीडियोस हैं, एटॉमिक साइज का वीडियो अलग, ठीक है, उसके एक्सेप्शंस या ट्रेंड्स का वीडियोस अलग, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वीडियो अलग, उसके एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स का वीडियोस अलग। मैं जानबूझ के छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक ही वीडियो अगर मैं बनाता हूं तो बहुत लंबा हो जाता है, वो कम से कम 50 मिनट का वीडियो हो जाएगा।
ठीक है, और फिर वो 50 मिनट तक मुझे पता है अभी बच्चों को आदत नहीं है बैठने की, है ना। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे रिवाइज करिए ताकि हम जब अगला वीडियो लेके आए उसमें आपको एक्सेप्शंस समझने में या ट्रेंड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो होप आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आया होगा, ठीक है। ये समझने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपके ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस दोनों होंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज क्वेश्चन पूछते रहिए, ठीक। थैंक यू सो मच।